हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का भी पेपर होने वाला है। बहुत जल्दी ये पेपर जो है इसका शेड्यूल भी फिक्स है। आई थिंक इसी मंथ के मिड में आपका आईबीपीएस पीओ का पेपर होने वाला है और आपका एसबीआई पीओ का भी पेपर शेड्यूल है। ये शायद मेरे ख्याल से दिसंबर में है। ठीक है। तो इसमें यह है कि हम क्या है कि अब मैथ्स के क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे कि बैंक्स में मैथ के क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं और खास करके उसमें अर्थमेटिक के तो और भी ज़्यादा टफ होते हैं पेपर। अर्थमेटिक के पेपर और भी टफ आते हैं। तो इसको कैसे करना चाहिए अर्थमेटिक के पोर्शंस तो अर्थमेटिक करने का सबसे मेन तरीका ये है कि आप एक बार सारे चैप्टर्स को जो है ना गो थ्रू करिए। ठीक है। उसके बाद उसमें हर एक चैप्टर से मुश्किल से 5 से 7 कॉन्सेप्ट ही होते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे वेरियस सोर्सेज से आप क्या करिए, उस क्वेश्चंस को गैदर करिए और उसको सॉल्व करिए। जैसे कुछ मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको अफेयर्स क्लॉड के अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। अफेयर्स क्लॉड के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फिर आपके गाइडली के आजकल अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और टेस्ट जोन के, उसमें टेस्ट जोन का क्या है कि उसने हर एक चैप्टर पे एक पीडीएफ निकाला हुआ है 50 क्वेश्चन का। और वो क्वेश्चन सब अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें यह है कि ये जो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन आते हैं बैंक में, वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी या रेलवे के जो क्वेश्चन होते हैं, ये 1 लाइन 2 लाइन में मतलब फिनिश हो जाता है। बट बैंक में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं वो 4 लाइन के लगभग लगभग होते हैं। तो ये इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये आपको इन सोर्स से आपको मिल जाएगा यहाँ से। और सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू हर एक चैप्टर में मैं वीडियो ला रहा हूँ। जैसे मैंने अभी परसेंटेज के मैंने 2 वीडियो लाए हैं, तो मैंने सॉल्व करवा दी, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए परसेंटेज के। जब भी आप इन सारे सोर्स से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसी तरह मैं हर एक चैप्टर की वीडियो लाता हूँ और उसको आप देखिए और उसके बाद इन सोर्स से आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चंस लगेगा। और जो है ना, आपको ये करना जरूरी भी है, क्योंकि यदि मान लीजिए आप क्वांट में क्या है, चलिए आप मान लीजिए प्री में क्वाड्रेटिक यदि क्वेश्चन आते हैं, आसान यदि पेपर सेट हुआ तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। तो मान लीजिए 5 5 10 नंबर ये हो गए। फिर डीआई के क्वेश्चन आएंगे। डीआई में क्या है, जनरली प्री में सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड पे ही क्वेश्चन होते हैं। बट जब यदि इसने अच्छा डीआई बनाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, स्पीड टाइम और डिस्टेंस को इन्वॉल्व करके डीआई बना दिया, या फिर आपका वेन डायग्राम को इन्वॉल्व करके डीआई बना दिया, या फिर प्रॉफिट लॉस को इन्वॉल्व करके डीआई बना दिया। तो आपको अर्थमेटिक तो तैयार करना ही पड़ेगा, तभी आपके डीआई भी बनेंगे। और यदि मान लीजिए डीआई का पोर्शन कम कम करके अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए तो भी आपको अर्थमेटिक करना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, उन सब की क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पिक किया हूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चन को पिक किया हूँ जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। उसके बाद यदि आप उसको लर्न कर लेते हैं तो अब यदि उसको आप अप्लाई कर लेते हैं पेपर में, जब खास करके जब आप अप्लाई इन सब को ये सब क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको अप्लाई यहाँ पे करना सीख जाइएगा। उसके बाद उसको आप क्वेश्चंस को एग्जाम में लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली अर्थमेटिक क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है। तो यही तरीका है अर्थमेटिक को ठीक करने का, और क्या ही तरीका हो सकता है अर्थमेटिक ठीक करने का, यही एक तरीका है। तो इसी तरीका को हम फॉलो करेंगे। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट। ओके, ए मैन सेल्स 2 साइकिल्स फॉर इक्वल प्राइस। एक आदमी 2 साइकिल को इक्वल प्राइस पे बेचता है। पहले को 9% लॉस पे बेचता है, पहले को 9% लॉस पे बेचता है और दूसरे को 4% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो इसको हम देखते हैं। यदि मान लीजिए पहला यदि हम ले लेते हैं, जैसे कि 9% के लॉस वाला जो प्रोडक्ट है, इसको देखते हैं। यदि इसको मैं कॉस्ट प्राइस 100 ले लेता हूँ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10, सॉरी इसमें तो लॉस है 9%, तो ये तो हो जाएगा 91। और यहाँ पे क्या है, दूसरे केस में यदि कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 104 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है।
अब देखिए इसको हमको इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है तो उसको क्या करना है, इसको हम फैक्टर में पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये होगा 13 इंटू 8, 13 तो कॉमन ही है, तो इसको यदि इस वाले पोर्शन को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले पोर्शन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, मतलब ये दोनों पोर्शन जो है, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल हो जाएगा। तो यदि इसको हम 8 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 700। ठीक है, तो इसका सम हो गया 1500। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट इफ द सम ऑफ देयर कॉस्ट इज दिस। यहाँ पे देखिए यदि एक और जो हमने एज्यूम लिया, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था जो एज्यूम प्राइस है, तो इसको एज्यूम प्राइस पे क्या है कि यदि सम 1500 होगा तो डिफरेंस होगा आपका 200। ठीक है, और यदि यहाँ पे सम क्या है 9648, तो 9648 होगा तो कितना होगा, तो इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे 200 अपॉन 1500 इंटू 9648, इसको उड़ाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 15 6 90, 6 4 हो जाएगा, 48 बचेगा, 45 3 बचेगा और 3.3 बचेगा, तो 3 बच जाएगा, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट तो ये 4 ही होगा, और ये 3 दूना 6 होगा, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, इतना होगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ये आपका डिफरेंस होगा दोनों का कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, जैसा जैसा स्टेटमेंट जो दिया गया, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख जाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्सन है जो कि क्या किया है, मिक्स किया है, एक पर्सन है जो मिक्स किया है सम वाटर इन द मिल्क ही सेल्स, तो इसको कुछ प्रॉफिट तो इसको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो ही यूज मेजरमेंट फ्लास्क ऑफ 8, और ये उसने जो है जो मेजरमेंट फ्लास्क जो है वो 800 ml का यूज किया है इन प्लेस ऑफ अ लीटर, और वो क्लेम करता है कि 20% प्रॉफिट मिला है। तो हम लिख सकते हैं ना कि जितना भी LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी उसने ऑपरेशन किया उसको लेफ्ट हैंड साइड में ये जो करेंगे तो उसका रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए अब कितना वाटर इसने मिक्स किया है वो हमें नहीं पता, तो उसको हमने x मान लिया है। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम इस तरफ लिखेंगे, यहाँ मतलब कि 800 ml ये जो मेजरिंग फ्लास्क जो है उसको उसने जो गलत ढंग से यूज किया है, तो उसके कारण जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो इस फैक्टर में मिलेगा, क्योंकि देखो 800 पार्ट का ही उसको एक्चुअली में प्राइस पे करना पड़ता होगा। 800 जो पार्ट जो दे रहा है उसके खरीदने के टाइम में उसको इतना पे करना पड़ता होगा, और लेकिन उस आदमी को तो उसने 1000 कह के दिया है, तो उसको 200 का प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे 6/5 जो हमने लिखा है ये क्या है, जो वो क्लेम करता है कि उसको 20% प्रॉफिट मिला है, बट एक्चुअल में उसको इतना प्रॉफिट मिला है 66/67। ठीक है, उसको इतना प्रॉफिट मिला है। तो जब हम एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट आएगा। तब इसमें क्या है 10/9, मतलब कि 10 मिक्सचर का पार्ट है और 9 जो है ये मिल्क है। तो मिल्क इज टू वाटर यदि हमको लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे 9:1, 9:1, ये पार्ट जो है उसको इस रेशियो में उसने मिक्स किया होगा। ठीक है, ओके देन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो इस क्वेश्चन में है कि एक मिल्कमैन जो है वो क्या करता है, मिल्क एंड वाटर को 3:1 रेशियो में मिक्स करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, तो फिर द कॉस्ट ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का जो प्राइस है वो 6 टाइम्स दैट ऑफ वाटर है। इफ ही क्लेम्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसको देखो कैसे करते हैं, इसको देखो कैसे करेंगे कि जैसे देखो ये जब हम कॉस्ट प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं तो मान लो ये 3:1 में ऐड किया है, ये मिल्क है ये वाटर है। ओके, अब क्या है कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है इसका कंपोनेंट देखते हैं 6 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, मतलब कि 6 मिल्क का प्राइस 6 है, वाटर का 1 है, तो इसका कितना होगा 6 3 18 + 1 मतलब 19 यूनिट का है। ठीक है,
19 यूनिट का तुम्हारा क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, उसको इतना ही प्राइस उसको पे करना पड़ा होगा कॉस्ट प्राइस के रूप में। अब जब हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो वो देखो क्या करता है, जब वो उसने वाटर को मिल्क में मिक्स कर दिया है तो उसने जो मिल्क का प्राइस होगा उसी प्राइस में ये सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो यदि 3 and 1 ये 4 यूनिट हो जाएगा, तब मतलब कि 1 यूनिट वाटर को जब मिल्क मिक्स किया तो टोटल कितना होगा 4 यूनिट। और अब सेल तो करेगा 6 टाइम्स दैट वाटर, वाटर का तो आपको ये तो रिडंडेंट हो जाएगा, जो प्राइस मिल्क का होगा वही प्राइस में इसको बेचेगा, तो इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। अब 24 पे सेल करने के बाद उसने ये भी बोलता है कि क्लेम्स टू मेक अ प्रॉफिट 25%, 25% उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब कि 24 इंटू 5/4 भी करेंगे क्योंकि ये तो उसको प्रॉफिट वो क्लेम ही कर रहा है। तो 4 6 जा 6 5 4 6 जा 24 इंटू 5 मतलब कि ये हो जाएगा 30, ठीक है। ये उसका एक्चुअल में एसपी हो रहा है और सेलिंग प्राइस का ये था। तब यदि हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो निकाल लिख सकते हैं 30 माइनस 19/19 इंटू 100 इज इक्वल टू 11/19 इंटू 100। अब देखो 11 मतलब कि 1/90 जब हम रेसिप्रोकल पढ़ते थे तो इसकी वैल्यू होती है 5.25 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू 5.25 तो इसका हो जाएगा कितना 55 प्लस 0.25 को 11 से करेंगे तो वो नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग मतलब 9 के आसपास या 2.75 के आसपास, तो ये हो जाएगा 57.75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जो पार्ट है ये है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस के बाद ये क्लेम करता है इतना प्रॉफिट, तो ये सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, फाइनल सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉफिट निकाल देंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल वैल्यू को लेके सॉल्व करते हैं। सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150 रुपीज़ क्योंकि 50% का प्रॉफिट है। अब पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में 50 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 150, ये है ओल्ड कॉस्ट प्राइस और ये है न्यू कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 200, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 100 का 50% मतलब 50% ऑफ इसका 50% कितना होगा 50 होगा, और इसका 33 एंड 1/3% जो बाद का जो है ना परसेंटेज जो दिया है जो फॉल हुआ है, तो इसका 133.33% कितना होगा 50, दोनों इक्वल हो रहा है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड इज इक्वल टू 33 एंड 1/3% ऑफ CP न्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो इसको हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 50% ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस न्यू 33 1/3% क्या होगा 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस ओल्ड अपॉन कॉस्ट प्राइस न्यू इज इक्वल टू 2/3 हो गया। अब देखो कितना का इंक्रीज हो रहा है, ये देखो 50 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओल्ड से न्यू में मतलब 50 का कम है, तो मानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 50, तो 3 यूनिट विल बिकम 150, और 150 तो क्या है कॉस्ट प्राइस न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया 150। अब इसमें क्या है प्रॉफिट कितना है 33.33%, हमको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, तो इसको हम क्या करेंगे 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 अपना आंसर है, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस ओल्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। मतलब फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या मतलब जो अभी जो हुआ है, मतलब प्राइस 50 इंक्रीज होने के बाद जो हुआ है, ठीक है। ये 50 इंक्रीज होने के बाद का है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An article sold at a profit of this if its cost price and selling price are increased by ₹100 and 100 respectively, the profit increases by 7.5%। देखो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहा था, बट यहाँ पे क्या है ना कॉस्ट प्राइस अलग इंक्रीज कर रहा है, सेलिंग प्राइस अलग इंक्रीज कर रहा है। तो उसको हम वो जो इक्वेशन बनाए थे कि 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस 1 इज इक्वल टू 33
1/3% ऑफ कॉस्ट प्राइस टू, हम ये वैल्यू हम यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है, देखो 7.14% कितना होगा, 7.14% होता है, और इसको 1/14 लिखते हैं, ठीक है। तो 14 यदि मान लो कॉस्ट प्राइस है तो एस पी हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 15x ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, 110 प्लस 110, और कॉस्ट प्राइस में कितना इंक्रीज किया है, 100। अब न्यू प्रॉफिट कितना, 7.5%। तो 7.5% को हम लिखने का क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 25 3 25 40, मतलब कि 43/40। ये अब एक नया इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। इसमें x इज इक्वल टू आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 50 आ जाएगी, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कहता है कि 2 horses were sold for ₹12,000 each, one at a gain of 20%, other at a gain नहीं होगा, यहाँ पे लॉस होगा, other at a loss of 20%. The entire transaction resulted in, देखो तो इसमें क्या करते हैं, गेन वाले प्रॉफिट वाले पोर्शन को अलग डील करेंगे और लॉस वाले पोर्शन को अलग डील करेंगे। तो मान ली यहाँ पे हम गेन वाले पोर्शन को देखते हैं, गेन कितना है 20% का, ठीक है। तो यदि 20% गेन है तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम देखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होगा 5, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और दूसरे केस में क्या है, लॉस है, कितना है 20% का। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5, तो लॉस हमने सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 12,000 ईच, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 15 मतलब कि 25, और ये हो जाएगा 6 2 12, 4 3 12, मतलब ये हो जाएगा 24, ठीक। तो मतलब कि 1 यूनिट का लॉस है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये इसमें सेलिंग प्राइस है। तो 24 जो है ना टोटल सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे क्या है 12,000 ईच है, मतलब कि 24,000 टोटल हो जाएगा। सो 24 विल कोरस्पॉन्ड्स टू 24,000, तो 1 विल कोरस्पॉन्ड टू 1,000, मतलब कि 1,000 रुपीज का लॉस है, ठीक है। या तो हम ये कर सकते हैं, या फिर सिमिलरली इसको क्या करते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, डाइट कर लेंगे। हम बताए थे ना एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला, कि यदि A% चेंज हो रहा है फिर B% चेंज हो रहा है, तो लिखेंगे A + B + AB/100 लिखेंगे ना। उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे +20% -20% माइनस AB, मतलब 20 × 20/100, और इस तरह के इक्वेशन, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा हमेशा इसमें लॉस ही होगा, ठीक है। तो कितना का 4% का लॉस होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं 4% का लॉस कैसे होगा, क्योंकि यदि 24,000 ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 24,500, तो 25 यदि कॉस्ट प्राइस है, 1,000 इसको ये यूनिट है ना, 24 correspond to 24,000, then 25 will correspond to what 25,000, ठीक है। और 4% कितना होगा 25,000 का, 25,000 का 4% होगा, इसको 250 × 4 मतलब कि 1,000। तो देखो ये दोनों बराबर आ रहा है, तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं या हम ये लगाएं डायरेक्टली, ठीक है, दोनों से निकल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, a man sells 2 cows for ₹4,000 each, neither gaining nor losing in the deal. If he sells one cow at a gain of 25%, तो यदि पहले कॉ पे 25% का गेन हो रहा है और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है कि 4,000 में ये बेच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% गेन है, मतलब क्या 5/4, 5 विल कोरस्पॉन्ड टू 400, मतलब क्या 5 सेलिंग प्राइस है तो 4 इसका हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे कितना गेन हो रहा है, 1 यूनिट का गेन हो रहा है, तो 5, तो इसको लिख सकते हैं ना 4,000/5 इक्वल टू 800, 800 पार्ट का गेन है। अब यदि इतना गेन है तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, 800 को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, यदि 4,000 सेलिंग प्राइस है और 800 का लॉस है,
तो +800 हम करेंगे तो क्या ये अपने को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा? ये अपना कॉस्ट प्राइस नहीं मिलेगा। यदि 4000 पे हम सेलिंग कर रहे हैं, 800 का हमें लॉस हो रहा है, तो 48 हो गया कॉस्ट प्राइस। तो 800 अपॉन 800 इंटू 100, तो कितना हो गया? 16.67% हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इसको लॉस करना पड़ेगा। यदि इतना गेन है, 25% गेन है, तो इतना लॉस करना पड़ेगा। अब देखो इसमें एक रिलेशन तुमको दिखेगा। 25% क्या होता है? 1/4, और 16.67% कितना आता है? 1/6। आप इसमें बताए एक क्वेश्चन इस तरह से आप डाटा अरेंज करना कि जब हम गेन मान लो ले रहे हैं कि 33%, जैसे कि 1/3, तो क्या लॉस 1/5 आ रहा है क्या? मतलब कि देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 है, 2 यूनिट का मतलब कि डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पे देखो, यदि हम 3 यूनिट यहाँ पे है, 1/3 है, तो क्या ये 1/5 होगा? क्या ये यदि 1/5 होगा गेन, तो क्या लॉस 1/7 होगा? क्या यदि ये 1/7 का गेन है, क्या ये 1/9 का लॉस होगा? क्या ये रिलेशन है? आप इस तरह से डाटा एक बार करके चेक करके देखना, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, कुछ रिलेशन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ट्राई करना है। कुछ ट्राई करोगे तो कुछ नया सीखोगे। ट्राई करने से मैथ्स आते हैं, ऐसे नहीं मैथ्स आएगा, मैथ्स को ट्राई करना पड़ता है। अब है कि at what percentage above the cost price must an article be marked so as to gain 33% after allowing discount of 5%। तो मान के चलो कि at what percentage cost price, सपोज कॉस्ट प्राइस लेगी, ये मार्क्ड प्राइस है, डिस्काउंट है 5% का डिस्काउंट है, तो क्या मार्क्स प्राइस को हम यदि 95% कर लेंगे तो क्या ये सेलिंग प्राइस नहीं हो जाएगा? ठीक है, और यदि कॉस्ट प्राइस को 33% हम गेन कर लेंगे, मतलब कि 133/100 करेंगे, तो क्या ये सेलिंग प्राइस होगा? देखो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो क्या इसको इक्वेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। MP इंटू 95/100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 133/100। इसको बढ़ाएंगे, मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कितना होगा? 133/95। कितना का अंतर है? ये हो गया 33 और 5 38, मतलब 38/95 इंटू 100। 19 दूना 38, 19 पंचे 95, 5 20 पंचे 100, मतलब कि 40% एबव रहना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ गए, ये तो आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या है? एट ए मैन बॉट 100 kg of rice for rupees 1100 and sold it at a loss of as much money as he received for 20 kg of rice। ठीक है, तो देखो इसको तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 100, चूंकि ये लॉस हो रहा है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस होता है। ठीक है, तो यदि 100 मतलब केजी को परचेज करने पर जितना रुपया लगा होगा और 100 kg राइस को सेलिंग करने पर जितना रुपया होगा, ये लॉस होगा। और ये लॉस का यूनिट दिया हुआ है कि 20 kg राइस जो बेचने के बाद जो उसको पैसा मिल सकता था उतने का लॉस हुआ है, मतलब क्या? 20 SP। ठीक, तो अब 100 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 सेलिंग प्राइस प्लस 20 इधर वाला पोर्शन इधर कर दिए, इससे SP है। तो क्या SP/CP यदि हम लिखे तो लिख सकते हैं 100/120। ठीक है, तो कितने का लॉस होगा? हाँ, लॉस हो गया अपना 20/120 इंटू 100, मतलब 16.67% का लॉस हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट यूनिट प्राइस डिड ही सेल द राइस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैन बॉट 100 kg राइस फॉर रुपीज 1100। ये क्या है? परचेजिंग वाला प्राइस है, परचेजिंग प्राइस है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये तो अपना क्या है? कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि 1100/120 करेंगे और 100 करेंगे तो क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन ये सेलिंग प्राइस कितने का है? 100 यूनिट का है, तो 100 से हम डिवाइड भी कर देंगे, इसको उड़ाएंगे, इसको फिर इसको उड़ाएंगे, मतलब कि 110 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12×8 = 96, 12 9 में 108, 2 0 दशमलव के बाद 1। ठीक है, फिर होगा 12/6, 9.16 यूनिट पे वो सेल करेगा। तो आसान क्वेश्चन था, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और had the CP been 10% less and SP been 10% more, profit percent would have been double than that of earlier case। ठीक है,
व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन ओरिजिनल केस। सपोज ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। फिर क्या कहता है, हैड द सीपी बिन 10% लेस। 10% लेस का मतलब क्या आ गया, पॉइंट 9 सीपी हो जाएगा। और एसपी बिन 10% मोर, मतलब कि 1.1 एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसका डबल है यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, तो सिंपली लिख सकते हैं ना एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1.1 एसपी माइनस 0.9 सीपी अपॉन 0.9 सीपी इंटू 100। और ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसके प्रॉफिट परसेंट का दुगुना है। तो इसको हम क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, दिस 2 इक्वल टू दिस। तो 100 तो ये ऐसे ही उड़ जाएगा, कॉस प्लस तुम ऐसे उड़ा दोगे। तो इसको तुम लिखोगे 2 माइनस सी पी इज इक्वल टू 1.1 SP। अरे इसको 0.9 को इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे, इस 2 को 0.9 से मल्टीप्लाई भी करना है। 1.1 SP माइनस 0.9 CP लिख सकते हैं। तो क्या 1.8 SP माइनस 1.8 CP इज इक्वल टू 1.1 SP माइनस 0.9 CP। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा SP अपॉन CP जो आ जाएगा 9.7। और 9/7 को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज यदि हम लिखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, तो 2/7 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 28.56%। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह हम सारे चैप्टर का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो खासकर जो बैंक का जो एग्जाम होता है वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के एप्लीकेशंस आते हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। और जो सोर्स है, सोर्स बताया था आपको, अफेयर्स क्लॉड, टेस्ट जोन और आपका ये खासकर ये प्राइमरली ये दो है, इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का और मॉक लगाने का, तभी आपके अर्थमेटिक का पोर्शन। और मेंस में तो खास करके हमको अर्थमेटिक अच्छा करना ही पड़ेगा, तभी हमारे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो हम प्री तो किसी तरह निकाल पाएंगे, क्योंकि प्री में क्या है, क्वाड्रेटिक भी आएगा, नंबर से जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डीआई होगा। डीआई भी क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई आती है। बट मेंस जब आएंगे तो मेंस में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। सीधे हमको 4-5 क्वेश्चन भी हम ठीक ढंग से बना दिए ना, 5-7 क्वेश्चन, तो सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। क्योंकि पेपर होते हैं हार्ड, 5-7 क्वेश्चन में ढूंढने से मिलते नहीं रहते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक जो है ना, ऐसे हमें पकड़ लेना चाहिए कि इस चैप्टर के यदि कोई क्वेश्चन आया तो उसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर जो है ना नंबर आ जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, थैंक यू अ लॉट।